गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 26 है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए। डी डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज हम लोग सिविक्स का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान। लिखते हैं संविधान बनने की प्रक्रिया कि यानी संविधान कब बना। लिखते हैं 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्र संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ा था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। उपनिवेश राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतंत्र देश होना चाहिए। इसमें प्रत्येक नागरिक को समान मिलना जाएगा, ठीक है, और सब बराबर होंगे, समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज का नियम है वो क्या होंगे। ये काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों का योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं। संविधान सभा की प्रारूप सीमा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ तक क्लियर है, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अंग्रेज़ों का इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ चुका था कि हिंदुस्तानियों को लगने लगा था कि अब हमारा देश अगर आज़ाद होगा तो वो लोकतांत्रिक होना चाहिए जिसमें सबका साथ सबका विकास हो, है ना। किसी भी एक इंसान के हाथ में देश की बागडोर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने जब इन चीज़ों को सोचा, इन चीज़ों को समझा, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा संविधान मतलब हमें अपने देश को लोकतांत्रिक करना है, ठीक है। तो इन्होंने एक सदन का गठन किया जो कि 1946 में शुरू हुई, जिसमें 300 लोग थे और इसके अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे। अब बोलते हैं संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म एक था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। तो हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग मज़हब को मानते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग भाषा को बोलते हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति है। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। क्यों? उसी वक्त हमारा देश आज़ाद होने वाला था, है ना। पाकिस्तान अपना हिस्सा मांग रहा था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, संविधान के मुख्य लक्षण या आयाम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है संवाद। संवाद का अर्थ होता है, इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकार का होना। हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। सबसे पहला होता है राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर जिला पंचायत या फिर नगर निगम प्रशासन। बोलते हैं इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वतंत्र अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ भी दी गई हैं। आगे समझ में आता तक। अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है, अपने घर के आसपास बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस थाना आदि के नाम लिखो और पता करो कि ये किस स्तर के सरकारी काम करते हैं, किस स्तर में आते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप बात करेंगे बैंक की, है ना, तो बैंक जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं।
डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस, ये सब राज्य गवर्नमेंट में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका जो स्कूल होता है MCD वाला, जो नगर निगम स्कूल कहलाता है, वो ज़िला पंचायत के अंतर्गत या फिर आपके नगर निगम के अंदर आता है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अपने एरिया के जो भी स्कूल, बैंक जो भी आपके एरिया के पास हो, आप उसका नाम लिखेंगे और उसके आगे किसके अंतर्गत आता है ये लिखेंगे। ठीक है। अगला लिखा अपने क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक और सांसद का नाम भी पता करके लिखिए और बताइए कि ये किस स्तर की सरकार से चुने जाते हैं। तो देखिए, निगम पार्षद हमारे एरिया का अगर मैं बोलूँ तो नहीं, मैं आप लोग को नाम नहीं बताऊंगी, आपको पता चल जाएगा वरना मैम कहाँ रहती है ना। तो बेटा निगम पार्षद कहते हैं जो MCD के होते हैं। आपने देखा होगा ना, वो कूड़े वाली वैन आती है तो क्या बोलती है, क्या जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका निगम पार्षद, उसका नाम लेती है जो भी है ना। तो वो किसके अंतर्गत काम करता है, वो निगम पार्षद के अंतर्गत काम करता है। विधायक जो होते हैं आपके, ठीक है, विधायक आपके राज्य गवर्नमेंट में काम करते हैं, जबकि जो सांसद होते हैं वो आपके केंद्रीय गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ के आप इनको लिख लेंगे। अभी आपको पहला क्वेश्चन लिखा है, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। चलिए आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, हमारे देश में कई समुदाय थे जिनकी ना तो भाषा एक थी और ना ही धर्म और ना ही उनका एक जैसी संस्कृति थी, और यही सबसे बड़ी चुनौती थी कि संविधान का निर्माण ऐसे कैसे किया जाए कि इन सब चीज़ों को नज़र में रखा जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संघवाद से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए लिखा, इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना है। ठीक है, कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार की सरकारें हों। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं। अब इसका आंसर ऐसा लिख सकते हैं, हमारे देश में सरकार जो 3 स्तरों पे काम करती है। पहला स्तर जो होता है वो है आपका केंद्र सरकार यानी राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा स्तर राज्य स्तर पर है यानी राज्य सरकार, और तीसरा स्तर जो है वो स्थानीय स्तर पर है यानी कि आपकी पंचायती राज व्यवस्था या फिर आपकी नगर निगम। ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लिए संघवाद व्यवस्था का संघवाद की व्यवस्था जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों के कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का शर्त होना चाहिए, है ना। सारे काम एक ही राज्य मतलब एक ही गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्रिंसिपल ही सारे निर्णय ले। कुछ निर्णय टीचर लेती है, कुछ निर्णय आपके क्लास मॉनिटर्स लेते हैं, है ना। तो इस तरह से जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो भी अलग अलग लेवल पे डिवाइड होती है ताकि हर लेवल पे कुछ ना कुछ काम कोई और भी कर सके। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।